वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जिसे हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन भी बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है वेदश्री, जिसमें आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं लैब असिस्टेंट का, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं हम अपना सेल साइकिल और सेल डिवीजन। टॉपिक स्टार्ट में करूँगा कुछ आपसे सवाल पूछ के और उसके जवाब खुद से देंगे, क्योंकि आप तो जवाब दे नहीं सकते, डिजिटल क्लास है। तो आप बस सवाल समझिए, सुनिए और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला है हमारा सेल डिवीजन स्लो और फास्ट। हमारा पहला सवाल है सेल डिवीजन स्लो और फास्ट। अगर मान लो मैं आपके सामने अपना हाथ काट लूँ और अपने किसी बूढ़े अंकल को लाऊं जो 90 साल के, उनका हाथ काट लूँ, आप मुझे बताइए सबसे पहले जख्म किसका भरेगा? 90 साल वाले इंसान का भरेगा, मेरा जख्म भरेगा? ऑब्वियसली बात है, मेरा जख्म भरेगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही मैं अपना हाथ काटूंगा तो मेरे अंदर के जो रिपेयरिंग सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे, और वो उनकी स्पीड बुढ़े अंकल के कंपेयर में क्या होगी? स्लो होगी या फास्ट होगी? ऑब्वियसली फास्ट होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल डिवीजन स्लो होती है। जब हम आपके बिल्कुल ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हमारी सेल डिवीजन क्या होती है? स्लो हो जाती है। और जब हम बच्चे होते हैं या जब हम यंग होते हैं तो हमारी सेल डिवीजन क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है। अब सेल डिवीजन तो मैंने बता दिया, स्लो और फास्ट। कोशिका विभाजन अब हम बताते हैं कि सेल डिवीजन होती क्या है। सेल डिवीजन क्या होती है? मान लीजिए अगर ये एक सेल है, ये एक सेल डिवाइड होके अपने जैसे बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ये एक सिंगल सेल है, इसने एक दूसरी दो सेल बनाई, यानी मान लीजिए ये एक सेल है, इसने अपनी दो बहनें बनाई, ठीक है। और क्यों बनाई? बोलने के लिए आओ बहनों चुगली करें, ठीक है। ये मुहावरा याद रखना। तो आओ बहनों चुगली करने के लिए उसने अपनी जैसी दो और बना दी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुजात कोशिका भी बोलते हैं। तो सेल डिवीजन यही होता है कि एक सेल अपने जैसे डबल डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, बिल्कुल एक जैसी, आइडेंटिकल, कोई चेंज नहीं होता, कोई वेरिएशंस नहीं होती, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर सेल और हिंदी में बोलते हैं अनुजात कोशिका। अब आपको मैं एक नई चीज़ बता दूं, आपने देखा होगा लोग शराब बहुत पीते हैं। जब तक वो शुरुआत में वो शराब पीते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झूमते हैं, नाचते हैं। मगर एक एज के बाद जब डॉक्टर उनसे कहता है भैया तुम्हारे लीवर में दिक्कत शुरू होने लग गई है, ठीक है, तो अब आप सोचो लीवर ने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोल दिया कि भैया मुझे दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन नहीं होती। आपका हाथ कट जाएगा, एकदम से घाव पड़ जाएगा, आप मरने वाले होगे तब आपका घाव भरना शुरू नहीं होगा। मगर लिवर में ऐसा नहीं होता। लिवर में जब तक इमरजेंसी कंडीशन 100, जब तक चोरी बिल्कुल हो नहीं जाती है, जब तक इमरजेंसी कंडीशन आ नहीं जाती है, तब तक लिवर अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। मगर जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो लिवर अपने आप को एक्टिवेट करता है और अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो लिवर क्या है? लिवर में वो सेल्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन नहीं होती है, उनको रिक्वायर नहीं होती है, वो इमरजेंसी कंडीशन में आके ही ये सब करते हैं। मगर स्किन या इंटेस्टाइन में हमारे वो सेल्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होती है। आप यहां से हाथ काटोगे बढ़ जाएगा, फिर यहां से हाथ काटोगे बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होती है, ठीक है। अब सेल साइकिल आते हैं, यानी कोशिका चक्र। कोशिका चक्र की डेफिनेशन क्या होती है? कोशिका चक्र की डेफिनेशन क्या होती है आपकी? एक सीक्वेंशियल तरीके से जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं कोशिका चक्र, ठीक है। अब कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं या दो स्टेजेस में हम इसको पढ़ते हैं। पहली होती है इंटरफेज, जिसे हम बोलते हैं अंतरावस्था, और दूसरी होती है एम फेज। एम फेज अभी आप भूल जाओ, अभी आप सिर्फ अंतरावस्था पे ध्यान दो। अंतरावस्था यानी इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। प्रिपरेशन फेज से मैंने एग्जांपल आपको बताता हूं। बलि का बकरा कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं, उसे सारा अच्छे से मोटा तगड़ा बनाते हैं। तो इंटरफेज भी वही करता है कि अपने सेल को इस तरीके से बिल्कुल तैयार करता है ताकि वो आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक और रीजन होता है अपने सेल को डिवाइड करने का। मान लो अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है, या आप ये हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप अपने जैसा किसी और को भी दे दें, ठीक है। आप दे तो देंगे मगर फिर आपके पास क्या रहेगा? इसलिए आप क्या करते हैं? दूसरा एग्जाम्पल तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आपकी एक मार्कशीट है, ठीक है, आपकी 12th की मार्कशीट है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको वहां बोला गया कि अपनी 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी दे दो, ठीक है। अब आप अपनी 12th की मार्कशीट की एक ही फोटोकॉपी कराते हैं, 10 फोटोकॉपी कराते हैं? 10 फोटोकॉपी इसलिए करवाते हैं क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल तो मैं दे नहीं सकता। तो अगर एक साथ अगर मान लो मुझे 3 जगह अपना फोटोकॉपी देने पड़ेगी तो मेरे पास भी एक होनी चाहिए, एक बैकअप के लिए। तो इंटरफेस वही बैकअप फेज भी कह सकते हो इसको। इसमें क्या करता है? बैकअप फेज कह तो नहीं सकते, बट इसमें वो बैकअप अपने आप को ऑटोमेटिकली करता है कि डिवाइड होने से पहले वो अपने जैसा एक कॉपी अपने पास हमेशा के लिए रखता है, ठीक है। ये होता है हमारा
इंटरफेज, जिसे हम प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। अब आप सीधे ये जितना भी रिटन कंटेंट है इसको मत देखो, ठीक है। अब आओ सीधे डायग्राम में। डायग्राम आप देख रहे हो, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जो पहला फेज होता है उसे हम बोलते हैं जीवन फेज। जी का मतलब होता है गैप और फेज का मतलब होता है चरण। तो गैप चरण या जीवन चरण भी बोलते हैं इसे। जो जीवन चरण होता है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट चरण होता है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे एस फेज। एस फेज में हमारी सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस किसकी होती है? डीएनए। इसमें हमारा डीएनए डबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर होती है हमारी G2 फेज। G2 फेज में हमारी क्या होती है? जो हमारी एस फेज में जो डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा था वो रुक जाता है, ठीक है, G2 फेज में। और उसके बाद G2 फेज में हमारी आ जाती है माइटोसिस फेज, जिसे अभी हम आप छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे 3 फेजेस में ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं जीवन फेज में क्या होता है। जीवन फेज पहले तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। इसमें आपको जो सेल साइज होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और सेल ऑर्गेनेल्स आपके डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं, सिवाय 2 सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, अपनी डबल कॉपी बनाते हैं, मगर माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल नहीं बनाता। माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल कहां पे अपनी डुप्लीकेशन होता है? इनका डुप्लीकेशन होता है सिंथेसिस फेज में, यानी एस फेज में। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद एस फेज में क्या होता है? आपका डीएनए डबलिंग होती है, ठीक है। G2 फेज में आपका क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल मूवमेंट होता है। सेंट्रियोल आपका ऊपर के फेज में बन जाता है, मगर उसका मूवमेंट कहां पे होता है? G2 फेज में होता है। अब ये जो G2 फेज में मैंने एक चीज बोली है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो किसके बने हैं? फोस्फोलिपिड के बने हैं। फोस्फोलिपिड किसका बना है? प्रोटीन्स का बना है। प्रोटीन किसका बना है? आरएनए का बना है। कहने का मतलब ये है कि आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। प्रोटीन से क्या बना? सेल ऑर्गेनेल्स बने। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है। ये थे हमारे 3 चरण। एक आपको एक नई बात और बताता हूं, आप जब मीट खाते हो, आप एक मीट को बहुत अच्छे से तैयार करते हो, उसे आप हफ्ता 15 दिन खूब खिलाते पिलाते हो, ताकि जब आप उसे पकाओ तो आपको वो टेस्टी लगे। मेरा ये बस पॉइंट याद रखना। अब इसमें भी यही होता है कि इंटरफेज इतना लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि ये कितना टाइम लेता है? 95% टाइम लेता है होने में, और बल्कि माइटोसिस होने में कितना टाइम लग जाता है? 5 मिनट। 5% टाइम लगता है। कहने का मतलब है कि 95% आपने अपनी ताकत लगा दी बकरे को तैयार करने में, उसे खिलाने पिलाने में, मगर उसे खाने में 5 मिनट में वो बकरा खत्म हो जाता है। तो यही होता है, इंटरफेज होने में 95% टाइम जाता है, मगर उसका माइटोसिस होने में सिर्फ 5% टाइम जाता है। बता देता हूं, अगर 24 आवर्स में इंटरफेज आपका कितना टाइम लेगा? 23 आवर्स लेगा, बल्कि माइटोसिस आपका कितना टाइम लेगा? ओनली रिमेनिंग 1 आवर लेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गई हमारी अंतरावस्था, या जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इसके बाद हम आते हैं एम फेज पे, जो कोशिका चक्र का दूसरा चरण होता है। एम फेज में आपका जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उनका डिवीजन होता है, ठीक है। उसको जो आपका कोशिका द्रव्य का जो डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और जो आपका केंद्रक का डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। अब जो कैरियोकाइनेसिस तो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, एनिमल में, बट जब साइटोकाइनेसिस की हम बात करते हैं, जो प्लांट में अलग होता है, मतलब अलग कहने का मतलब यह है कि जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस अलग जगह में होता है और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग जगह में होता है, इनकी लोकेशन क्या होती है? अलग अलग होती हैं। तो याद रखिए, साइटोकाइनेसिस में आपका जो प्लांट सेल में आपका जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कहां पे होता है? सेल प्लेट में होता है, और एनिमल सेल में आपका साइटोकाइनेसिस कहां होता है? फरो में होता है। ये आप बात याद रख लेना। उसके बाद हम आते हैं माइटोसिस फेज में। माइटोसिस फेज को या माइटोसिस को हम सोमैटिक फेज भी बोलते हैं, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, और ये बेसिकली प्लांट में कहां होती है? मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टेम्स में ये माइटोटिक फेज होता है। माइटोटिक फेज को क्या बोलते हैं? समसूत्रण प्रावस्था भी बोलते हैं। मियोसिस को भी कुछ बोलते हैं, मगर वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो जब हम मियोसिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रखें कि माइटोटिक फेज यानी माइटोसिस को क्या बोलते हैं? समसूत्रण प्रावस्था बोलते हैं। ये हो गया आपका एम फेज, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे एम फेज की अलग अलग स्टेजेस, ठीक है। तो सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल, ठीक है। उसके बाद जो सोमैटिक होते हैं वो दैहिक होते हैं, और जो जर्मिनल होते हैं वो जीवाणु यानी 2 तरीके के होते हैं, अंडे और स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु मेल में पाया जाता है, अंडा कहाँ पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ये आप सबको पता है, ठीक है। अब ये था हमारा, ये मैंने आपको छोटी मोटी चीजें बता दी। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, यानी द्विगुणित होते हैं, सिवाय स्पर्म और ओवा के, क्योंकि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, ओवा में कितने होते हैं? 23, मिला
मिला के होते हैं 46, ठीक है। मगर इन दोनों के अलावा बाकी सेल्स हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें मैं एक छोटी चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो एस फेज में मैंने आपको बताया था डीएनए डबलिंग होती है, ठीक है। अब डीएनए डबलिंग में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, सेल का डायग्राम है जिसमें मैंने क्रोमोसोम बना रखा है, सेंट्रोमियर बना रखा है। अब मान लो ये क्रोमोसोम आपका इस एस फेज में गया, यानी इसकी डीएनए डबलिंग हुई, ठीक है, इसके अंदर डीएनए डबलिंग हुई, तो आप देखोगे कि इस क्रोमोसोम से जुड़ता हुआ एक और क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये क्रोमोसोम नहीं बन रहा है, क्रोमोसोम एक ही है, मगर जो इसका जो डीएनए कंटेंट था वो फैल रहा है, वो बढ़ रहा है। याद रखना, एस फेज में क्रोमोसोम वही रहता है, मगर जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डबल होता है। तो ये होता है आपका एस फेज में। ये बेसिक चीज होती है, मगर ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको समझा दी। एक फॉर्मूला याद रख लो, जितने आपके सेल में सेंट्रोमियर होंगे उतने ही आपके सेल में क्रोमोसोम होंगे। यानी अगर आपके सेल में 2 सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम क्या होंगे, 2 होंगे। और ये नीट में क्या, हर छोटे मोटे पेपर में भी ये सवाल बहुत आता है कि क्रोमोसोम्स को हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एन अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसी कोशिका में कितना डीएनए कंटेंट, डीएनए की मात्रा मौजूद है, उसको हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, सी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा एस फेज के बारे में और थोड़ी आगे पीछे की जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा अंतरा अवस्था, जिसमें हमने G1 फेज, G0 फेज, एस फेज और G2 फेज के बारे में पढ़ा। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन, सब हो गया, ठीक है, प्रिपरेशन सब हो गया। अब हम आते हैं माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज कह सकते हो, जो सेक्स वाला फेज होता है उसे हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज आपका 2 प्रक्रियाओं में होता है, पहला है साइटोकाइनेसिस, दूसरा है कैरियोकाइनेसिस। हिंदी वाले डरना मत, या ये मत सोचना सर बता नहीं रहे हैं, बता रहा हूं मैं। साइटोकाइनेसिस, जो साइटो वर्ड आया वो कहां से आया, साइटोप्लाज्म से आया। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इस चरण में आपका जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, उसका डिवीजन होता है, उसका विभाजन होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जिस चरण में आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एक चीज और बताऊंगा, साइटोकाइनेसिस आपकी प्लांट सेल में कहां पे होती है, सेल प्लेट में होती है, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कहां होती है, फरो में होती है। ये 2 अलग अलग लोकेशन है साइटोकाइनेसिस की, प्लांट सेल में अलग और एनिमल सेल में अलग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं माइटोटिक फेज। जो हम माइटोटिक फेज अब हम पढ़ने वाले हैं, माइटोटिक फेज आपका कहां पे होता है, सोमैटिक सेल में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। याद रखना, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, या क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम्स बने थे, ये मेक श्योर करते हैं कि लास्ट में भी उतने ही क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। इक्वेशनल यानी एक इक्वेशन बैलेंस करके रखते हैं। और प्लांट में जो माइटोसिस या माइटोटिक फेज होता है, ये कहां पे होता है, एपिकल मेरिस्टेम। हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें आपका क्या होता है, एम फेज पाया जाता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंटरफेज, हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। माइटोटिक फेज मैंने आपको भी इंट्रोडक्टरी बताया है कि कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, आप शब्द को तोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। साइटोकाइनेसिस रटेंगे कि भैया साइटोप्लाज्म का विभाजन, तो वो समझ में नहीं आएगा, मगर साइटो को साइटोप्लाज्म और कैरियो को न्यूक्लियस यानी केंद्रक को समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। याद रखिए, नाइसिस जो वर्ड है कॉमन है, तो नाइसिस मतलब डिवीजन, और साइटो और कैरियो उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स के नेम है, तो उनके डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। याद रखना, आपका जो इंटरफेज है वो लॉन्गेस्ट फेज है, एम फेज क्या है, स्मॉलेस्ट फेज है। कहने का मतलब वही है ना कि बनाने में तो 2 घंटे लगते हैं मगर खाने में 10 मिनट लगते हैं, वही वाला हिसाब होता है इसमें, ठीक है। ये था हमारा माइटोटिक फेज। अब जो माइटोटिक फेज होता है, माइटोसिस जो होता है, वो भी आपका 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। पहला है आपका प्रोफेज, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज
और टेलोफेज। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे, मगर एक बात याद रखना कि ये स्टेजेस को ज्यों का त्यों ही पढ़ना है, इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना। सीक्वेंस आगे पीछे कर लोगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेकार हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब है माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को बता दूं, जैसे इंटरफेस को अंतरावस्था कहते हैं, वैसे ही माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसी का भाई है, इसी का दुश्मन है मेयोसिस, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अब जो समसूत्री विभाजन तो हमने पढ़ लिया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, आपका केंद्रक का डिवीजन। अब उसके कुछ चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरणों में ये विभाजन होता है। पहले को बोलते हैं प्रोफेज, दूसरे को बोलते हैं मेटाफेज, तीसरे को बोलते हैं एनाफेज और चौथे को बोलते हैं टेलोफेज। ऐसे याद कर लो, PMAT, पमैट। पमैट बोलोगे तो पमैट से याद आ जाएंगी 4 की 4 स्टेजेस, तो ये फायदा है आपका। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब आप देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ये सेल है, ये जो सारा ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, इसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, यानी ये सब क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं ताकि एक शेप में आ पाए। मगर दूसरी स्टेज में ये क्या आते हैं, शेप में आ भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही प्रोफेज है। प्रोफेज 2 स्टेजेस में होता है। पहला है अर्ली, जिसमें ये बहुत ही अस्त व्यस्त अवस्था में चीजें पाई जाती हैं, और दूसरा है लेट प्रोफेज, जिसमें चीजें आपकी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको दिख जाती हैं, उसे बोलते हैं लेट प्रोफेज। उसके बाद हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, आपका जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो कोशिका में जो न्यूक्लियर झिल्ली या केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूटने लग जाता है। क्रोमोसोम्स आपके कोशिका द्रव्य के थ्रू फैलने लग जाते हैं, और जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, घूरा गठन, ठीक है, धुरी गठन जो होता है वो पूर्ण तरीके से पूरा हो जाता है। ये होता है आपका मेटाफेज में। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, देखो डायग्राम में सब तो यहाँ नहीं बना सकता हूँ, इसलिए आपको साथ बाय साथ डायग्राम भी दिख रहे होंगे। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का ये बहुत ही मैंने गंदा सा डायग्राम बनाया है, मगर ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है कि मेटाफेज में क्या होता है आपका, जब आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो ये सारे क्रोमैटिड्स एक लाइन में आ जाते हैं, और ये जिस लाइन में आते हैं इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं एनाफेज में। एनाफेज का भी डायग्राम आपको बाजू में दिख रहा होगा। एनाफेज में क्या होता है, आपका सेंट्रोमियर जो होता है अलग अलग हो जाते हैं, और क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ क्रोमैटिड ये वाली साइड में, कुछ क्रोमैटिड ये वाली साइड में, अपोजिट पोलों में जाके बैठ जाते हैं, अपनी गद्दी जगह बना लेते हैं। ये होता है आपका एनाफेज में। उसके बाद हम बात करते हैं टेलोफेज में। अब देखो, सब कुछ हो चुका है, सबने अपनी जगह पकड़ ली, ठीक है। पहले कैसे थे, गंदे संदे थे, फिर थोड़े किसी ने धोए, फिर धोने के बाद उनको कपड़े पहना के उनको बोला कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो जब वो कपड़े पहन के तैयार हो गए, अपनी अपनी जगह में जाके बैठने को तैयार हो गए, तो वहां से उन्होंने अपनी शक्तियां रिलीज शुरू करी, और शक्तियों के रिलीज से किसी को शक्ति मिली कि भैया तू न्यूक्लियोलस बना, किसी को शक्ति मिली तू माइटोकॉन्ड्रिया बना, किसी को शक्ति मिली तो गोल्गी apparatus बना। तो वो सब ये बनाने लग गए, और ये किसमें हुआ, आखिरी चरण में हुआ, जिसे हम बोलते हैं टेलोफेज। तो ये था आपका समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में। पहला है ग्रोथ, दूसरा है सेल साइज मेंटेनेंस, तीसरा है रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, और चौथा है हीलिंग एंड रीजनरेशन। रिपेयर और हीलिंग एंड रीजनरेशन इंटरकनेक्टेड है। ग्रोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस मतलब ग्रोथ। आपने देखा होगा, ग्रोथ कहने का मतलब क्या, ये नहीं है कि भैया एकदम ऐसा कभी आपने देखा कि एक बच्चा ऐसे पैदा हुआ और अगले दिन वो इतना बड़ा हाथी बन गया, नहीं होता। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, जो विकास होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये एक हद तक चलता है, उसके बाद रुक जाता है। तो वो कंट्रोल किसके हाथ में होता है, माइटोसिस के हाथ में होता है। उसके बाद सेल साइज मेंटेनेंस, अभी हमने पढ़ा था ना इंटरफेज में कि एस फेज में सेल साइज इंक्रीज होता है, फिर एक बार में वो रुक जाता है। तो हमें पता है कि वो उसका पार्ट है, तो इसलिए सेल साइज की मेंटेनेंस भी किसके हाथ में होती है, इसके हाथ में होती है। रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सीधी सीधी बात है, रिप्रोडक्शन बताऊंगा। ये एक स्पर्म है, ये एक ओवा है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों ने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म में 23 होते हैं, ओवा में 23 होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स बनते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर जब इन क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन करी जाती है, तो एक सेल से क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, फिर उन 2 सेल से और 2 अनुजात कोशिका, डॉटर सेल बनते हैं।
तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन का तरीका। रिपेयर में भी यही होता है, जब अपन को चोट लगती है तो उस हिस्से के, जैसे मान लो हमें इस उंगली में यहाँ पे चोट लगी, तो इस हिस्से के सेल क्या होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे ताकि क्या हो, ये चोट जल्द से जल्द बढ़ जाए। ये हीलिंग और रीजनरेशन में भी यही होता है। तो ये थे हमारे माइटोसिस की इंपॉर्टेंस। आज हमने पढ़ा आंतरिक अवस्था, हमारा माइटोसिस, ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। डायग्राम आपको इसके बाजू में दिख रहे होंगे, क्योंकि डायग्राम में सारे नहीं बना सकता था। सेल साइकिल का जो मैंने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया उसी को फॉलो करिएगा। कोई भी चीज आपको समझ में आई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं।